जय हिंद, नमस्कार साथियों। आपका बायोलॉजी का आज तीसरा दिन है। जो भी साथियों नहीं देखे हैं, इससे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में परिचय और आपका कोशिका और कोशिका विभाजन 3 चैप्टर डाल चुके हैं 2 दिन। आज आपका तीसरा दिन है। पाचन तंत्र के बारे में अच्छे से डिटेल से जानेंगे। छोटी आंत के बारे में, बड़ी आंत, अग्नाशय, खनिज लवण हो गया, विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, पूरा जहाँ भी कंफ्यूजन होगा उस क्वेश्चन को डबल आएंगे रिवीजन के तौर पर। आपका कभी भी पाचन तंत्र से छूटेगा नहीं और पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। पाचन तंत्र को डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो पाचन क्या होता है कि हम सब बड़ा बड़ा सेब, नारंगी, अंगूर सब खाते हैं। खा करके छोटा छोटा टुकड़ा में बदलता है। इसके बाद क्या होता है, पाचन हो जाता है। तो बड़ा बड़ा टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन। पोषण यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन का ग्रहण, पाचन तथा पचे हुए पदार्थ को रक्त में शामिल करने की क्रिया करते हैं। से हम खाते हैं तो भोजन का ग्रहण करते हैं तो इसका पाचन होता है, तो इसके बाद पचे हुए पदार्थ में रक्त में भी हो जाता है, शामिल किया जाता है। पोषण के द्वारा शरीर के निर्माण में शरीर के जरूरी के लिए ऊर्जा पूर्ति तथा शरीर के अंदर होने वाला टूटी फूटी मरम्मत का कार्य किया है। से मतलब कि जैसे कि कुछ मान लो पैर हाथ टूट जाता है तो खाते हैं सब कैल्शियम दूध वगैरह खाते हैं, तो इसके बाद फायदा होता है ना, टूटी फूटी मरम्मत के लिए, सबके लिए काम आ जाता है। स्वपोषण क्या होता है? पोषण 2 प्रकार का होता है। एक स्वपोषण होता है, एक परपोषण होता है। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, ऑटोरोफिक, ठीक, न्यूट्रिशन। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना स्वयं भोजन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्वपोषण। वो इसका एग्जांपल है हरा पौधा। हरा पौधा अपना स्वयं खाना का हम सब निकाल के देते हैं, खाना वाना निकाल के नहीं देते हैं, तो स्वयं अपना बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्वपोषण। जैसे हरे पौधे, क्योंकि इसमें सरल यौगिक को जटिल यौगिक में परिवर्तित किया जाता है। सरल यौगिक को किसमें बदलता है, जटिल यौगिक को। परपोषण वैसा पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करता है। वैसा पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, परपोषण। और स्वयं भोजन बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे, स्वपोषण। इस प्रकार के जीव अपना भोजन बनाने की क्षमता नहीं होता है, जैसे सभी जीव जंतु। ये क्या होता है, स्वपोषण। स्वपोषण हुआ, परपोषण हुआ, परपोषण हुआ। जो अपना भोजन नहीं बना पाया उसको क्या बोलेंगे, परपोषण बोलेंगे। परपोषण का 3 प्रकार का होता है। परपोषण कितने प्रकार का होता है, 3। परपोषण प्राणी सदृश मृत जीव पर जो परपोषण है, परजीवी परपोषण है। प्राणी सदृश क्या होता है कि इस एक प्रकार की पोषण में जटिल यौगिक को एंजाइम की सहायता से सरल यौगिक में परिवर्तित करता है। जटिल यौगिक को सरल यौगिक में परिवर्तित, जैसे कि मनुष्य हो गया, हाथी हो गया, घोड़ा, पक्षी। मतलब कि पोषण में जटिल यौगिक को, बड़ा सा हाथी को एंजाइम की सहायता से सरल यौगिक में बदल देता है, बड़ा से छोटा बदल देता है। मनुष्य, हाथी, घोड़ा, पक्षी क्या है, प्राणी सदृश। मृतुप जो भी क्या, वैसा पोषण जिसमें अपना भोजन अन्य जीवों के मरे हुए शरीर को सड़ाकर प्राप्त करता है। उसके समझ गए ना, मतलब वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीव के मरे हुए शरीर को सड़ाकर आवास प्राप्त करता है, उसको क्या बोलेंगे, प्राप्त करता है, उसको बोलेंगे मृतोपजीवी। परजीवी क्या, वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अन्य जीव पर शरीर पर आश्रित रहता है तथा उसका भोजन आवास प्राप्त करता है, उसको बोलेंगे परजीवी। जैसे जोक हो गया, जू हो गया, फीता, कृमि, अमरबेल। उस दिन सेट में आया था अमरबेल क्या है, आया था ना, कल लेकर दिया था, परसों दिया था, कल दिया था। अमरबेल क्या है, परजीवी। कौन कौन है, जोक, जू, कल परसों जो भी हो, जोक, जू, फीता, कृमि, अमरबेल, ये क्या है, परजीवी है। फिर से समझेंगे। स्वपोषी क्या बताएं, जो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, हो गया सरल यौगिक को जटिल यौगिक में। परपोषण क्या बोले, जो दूसरे पर आश्रित रहे। प्राणी सदृश इस प्रकार के जटिल यौगिक को एंजाइम की सहायता से सरल यौगिक में, मनुष्य, हाथी, घोड़ा, पक्षी। अमृतोप जो भी क्या, वैसा पोषण जीव अपना भोजन अन्य जीवों के मरे हुए शरीर को सड़ाकर प्राप्त कर, मरे हुए शरीर को सड़ाकर प्राप्त कर, उसको क्या बोलेंगे, मृतोपजीवी। इसके अंतर्गत क्या आता है, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया। तो जीवाणु कवक ये क्या है, मृतोपजीवी है। जीवाणु कवक क्या है, मृतोपजीवी। परजीवी क्या बोले, वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अन्य जीव के शरीर पर आश्रित रहता है तथा उसका भोजन आवास प्राप्त करता है, भोजन आवास, उसको बोलते हैं परजीवी। जोक, जू, फीता, कृमि, अमरबेल। अमरबेल खूब देता है, अमरबेल नहीं देखे, इंग्लिश में देता है कस्क्यूटा।
दिया था। कस्क्यूटा क्या है? मृतजीवी है, सॉरी परजीवी है, कस्क्यूटा परजीवी। अब ये क्या बताएं कि मतलब कि परपोषण के प्रकार बता दिए। स्तनधारी में पोषण, स्तनधारी में पोषण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। स्तनधारी में ना जैसे कि हम सब आते हैं, शाकाहारी हुआ, मांसाहारी हुआ, सर्वाहारी। स्तनधारी में पोषण कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार का। शाकाहारी हो गया, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो वैसा जीव जो भोजन पौधों से प्राप्त करता है उसको शाकाहारी कहते हैं। मतलब कि समझो पौधा को जो खाएगा उसको शाकाहारी। से देखो गाय, बकरी, खरगोश, ये क्या है? शाकाहारी। गाय देखो घास भूसा खाता है ना। खरगोश, बकरी, गाय घास नहीं खाता है। तो वैसा जीव जो अपना भोजन पौधा से प्राप्त करता है, पौधा को खाता है, उसको क्या बोलेगा? पौधा से अपना जीवन यापन करे उसको क्या बोलेंगे? क्या क्या बोलेंगे? गाय, बकरी, खरगोश, भैंस भी आ जाएगा, गाय का भैंस। मांसाहारी वैसा जीव जो अन्य जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। मतलब कि जो न शाकाहारी को खा लेता है। कौन? मांसाहारी। मतलब गाय, बकरी, खरगोश को जो खाता है उसको क्या बोलेंगे? मांसाहारी। हाँ, तो ये जैसे कि बाघ, चीता, शेर, मेढक। मेढक ध्यान रखिएगा, मेढक कंफ्यूजन होता है। मेढक भी क्या है? मांसाहारी है। चीता, बाघ, शेर, चीता, बाघ, शेर, सांप, मेढक क्या है? मांसाहारी है। समझ गया ना? मतलब समझो खरगोश, बकरी, गाय को जो खाए उसको क्या बोलेंगे? मांसाहारी। तो बाघ, शेर सब क्या करता है? उसको खा लेता है। बाघ के सामने गाय हुई जाएगा तो क्या होगा? खा लेगा। तो उसको क्या बोलेंगे? मांसाहारी। अच्छा, सांप की मांसाहारी है? हाँ, सांप मेढक जो खाता है मांसाहारी। वैसा स्तनधारी जीव जो भोजन के रूप में पौधा के साथ साथ जंतु का मांस का भक्षण करता है। पौधा का भी करे, समझ गए, और जंतु का मांस भी खाए। नहीं समझे? मतलब पौधा वाला भी कम खाए और मांस वाला भी खाए, इसको सर्वाहारी। मनुष्य भी हो जाएगा। हाँ, मनुष्य, जंगली सुअर और चिंपांजी, भालू, ये क्या है? सर्वाहारी। भालू। हाँ, भालू 2 प्रकार का होता है। वो व्हाइट होता है, ब्लैक होता है। एक होता है मांसाहारी, एक होता है सर्वाहारी। ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे मनुष्य, जंगली सुअर, चिंपांजी, भालू, ये क्या है? सर्वाहारी। मनुष्य, जंगली सुअर, चिंपांजी, भालू क्या है? सर्वाहारी। तो फिर बताइए शाकाहारी में क्या बताएं? जो पौधा का भक्षण करे, पौधा खाए, क्या बताएं? गाय, खरगोश, बकरी, वो भैंस भी हो गया। अब मांसाहारी क्या बोले? मांसाहारी जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा लेता है, गाय, बकरी, खरगोश को क्या क्या बताए? बाघ, चीता, शेर, और एक बताए थे मेढक, सांप, भालू नहीं। बाघ, चीता, शेर, सांप, मेढक, ये क्या है? मांसाहारी। और सर्वाहारी जो दोनों को खा ले, मांस और पौधा दोनों खा ले, उसको क्या बोलेंगे? सर्वाहारी। मनुष्य नहीं खाता है, लेकिन मान लो वो भी साग वो खाता है, तो मान लीजिए क्या खसी बकरी खाता है, लेकिन वो बोला शाकाहारी बोला। पालक साग सब खा ले या ना। हाउस ऑफ जंगल नहीं खाएगा जो द्वार पर रहता है, लेकिन हाउस खा ले। हाँ, अनाजो सब तो वही है। जंगली सुअर, चिंपांजी, भालू, भालू क्या है? सर्वाहारी। मनुष्य के शरीर की आवश्यकता, कुत्ता तो मांसाहारी है। नहीं, खाता है। चल जंगल खाता है, वो जंगल खाता कुत्ता। नहीं, मांसाहारी हुए करेगा। मनुष्य के शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जिसमें कुल कितने प्रकार का तत्व होते हैं? 40 भोजन में आवश्यकता होती है। उसमें भोजन में कुल कितने तत्व होते हैं? 40। इन सभी तत्व में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। ये 40 तत्व खाएंगे तो उसमें क्या क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इसके अलावा खनिज, लवण, जल, विटामिन भी शामिल होते हैं। क्या क्या बताएं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। इसके अलावा खनिज, लवण, जल, विटामिन। तत्व के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। इसी को भोजन के अवयव को, भोजन के अवयव को नहीं समझा? ये दो प्रकार बताए ना, से कि भोजन को 2 प्रकार बताएं। तो 2 प्रकार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इसके बाद खनिज, लवण, जल, विटामिन बताए ना। तो भोजन में मौजूद वैसा अणु जिनका आकार बड़ा होता है उसको बृहद अणु बोलते हैं। मैक्रो मोलिक्यूल, मैक्रो मोलिक्यूल। बृहद अणु को पचाने के दौरान सूक्ष्म अणु में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सबको खाओगे तो जल्दी नहीं पचेगा,
से नहीं देखते हैं कि मतलब घी वो खा लेते हैं जल्दी पचता है, ढेकार मारते रहते हो। प्रोटीन भी देखिए वसा, ये सब क्या है, बृहद अणु है। और सूक्ष्म अणु भोजन में मौजूद वैसा घटक जिनका आकार छोटा होता है सूक्ष्म अणु कहलाता है। इसको माइक्रो मोलिक्यूल को पचाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके निम्नलिखित घटक है विटामिन, खनिज, लवण, जल। तो हम सब जान गए बृहद अणु में कौन कौन आया, कार्बोहाइड्रेट, वसा हो गया। और सूक्ष्म अणु में क्या क्या बताया, खनिज, लवण, जल और विटामिन। प्रोटीन नहीं, प्रोटीन देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये क्या हुआ, बृहद अणु। और विटामिन, खनिज, लवण, जल क्या हुआ, सूक्ष्म अणु। तब हम सब पढ़ेंगे बृहद अणु, पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। भोजन का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। भोजन का सबसे बड़ा भाग कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या तत्व रहता है पूछता है, नाइट्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, कार्बोहाइड्रेट का शुद्ध जान जाएंगे हम सब, रहेगा, CH2O होल N, ठीक है। क्या क्या हुआ, CH2O होल N। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या रहेगा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, हाँ, तो 1:2:1 के अनुपात रहेगा, ठीक है। 1:2:1, लेकिन इसमें गलत दिया है, हाइड्रोजन 2 होता है, ठीक है। एक दो ऑक्सीजन दिया बाद में, हाइड्रोजन दिया है ना, बार बार एक, हाँ, तो इससे मतलब कि वो गलत दिया है। इसमें जो अनुपात दिया गलत दे दिया है। पहले हाइड्रोजन लगाना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होगा। हाइड्रोजन का 2 होता है, वो दोनों का क्या होता है, 1-1 होता है। कार्बन का शुद्ध बताइए फिर से, O हॉलेन। अब इसी में देता है कि कार्बोहाइड्रेट के आधार पर, संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक होता है मोनोसैकेराइड। वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें शर्करा के एक ही अणु पाए जाते हैं उसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, ठीक है। हाँ, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सरल कार्बोहाइड्रेट, एक ही अणु के कारण उसको मोनोसैकेराइड भी कहते हैं। उसको मोनोसैकेराइड भी कहते हैं। मोनोसैकेराइड किसको बोलेंगे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट को। एक अणु पाया जाएगा मोनोसैकेराइड होगा, आगे दिया है उसमें क्लियर। मोनोसैकेराइड इसे पचाने की आवश्यकता नहीं होती है, जल में घुलनशील होता है। लगा कौन जो है ना जल में पचाने का उसका नहीं, जल में घुलनशील है मोनोसैकेराइड। संपूर्ण शरीर को शीघ्र ही ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा आप सब। मोनोसैकेराइड बोलेगा कौन कौन है, मोनोसैकेराइड। तो क्या हो गया, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज है, लैक्टोज नहीं, ग्लैक्टोज। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया, ये क्या है, ये 3 को दिया इसमें। तो सरल कार्बोहाइड्रेट कौन हो गया, मोनोसैकेराइड कौन हुआ, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसैकेराइड से अधिक अणु मौजूद है। एक से ज्यादा उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इसके अंतर्गत आता है 2 प्रकार, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार को क्या, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सरल कार्बोहाइड्रेट और संयुग्मी कार्बोहाइड्रेट जो बोलते हैं, मिल करके जो मिलता है। और सरल का एक मोनोसैकेराइड हुआ, एक अणु वाला, और एक से ज्यादा हो गया तो कॉम्प्लेक्स सैकेराइड। इसके 2 हो गया, कॉम्प्लेक्स का डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। दूसरा में आया 2 हो गया, पहला में आया 1 हो गया। तो अब बोलेगा कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसैकेराइड के 2 अणु पाए उसको डाइसैकेराइड कहते हैं, या जल में घुलनशील है। अब पहला वाला घुलनशील नहीं है। इसका निर्माण ग्लूकोज के 2 अणु द्वारा होता है, माल्टोज कहलाता है। ग्लूकोज के 2 अणु से होगा तो क्या बोले, माल्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज क्या होगा, सुक्रोज। देखो इसका ट्रिक है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। देखो दोनों में हर्षुकार, दीर्घुकार, ध्रुवकार आ रहा है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। ये दोनों को ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलाएंगे क्या हुआ, सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, सुक्रोज। ये क्या हुआ, ये हो गया सुक्रोज का निर्माण किससे होगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। लैक्टोज देखो, गलैक्टोज, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज क्या बनेगा, लैक्टोज। ग्लूकोज, गलैक्टोज, ग्लूकोज,
ग्लैक्टोज बराबर लैक्टोज। गो बराबर लो। ग्लूकोज गलैक्टोज लैक्टोज, ग्लूकोज गलैक्टोज लैक्टोज, ग्लूकोज गलैक्टोज लैक्टोज। और ग्लूकोज फ्रुक्टोज क्या बोले? सुक्रोज। ग्लूकोज फ्रुक्टोज सुक्रोज। गुड मॉर्निंग। पॉलीसेकेराइड वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसेकेराइड से बहुत सारे 2 से अधिक अणु पाए जाएंगे, ठीक है, उससे क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड। एक अणु होगा तो क्या बताएं उसको? मोनोसेकेराइड। और 2 अणु होगा तो उसको पॉलीसेकेराइड। और 2 सेकेराइड में बोले डाइसेकेराइड ना, 2 से डाइसेकेराइड। और 3 में बोले पॉलीसेकेराइड। सबसे छोटा क्या? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ज्यादा जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोजन हो गया, स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, सिलोज हो गया, सेल्यूलोज, भूसी हो गया, ग्लाइकोजन, यही ज्यादातर ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज। समझ गए क्या क्या बताएं? पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। फिर से रिवीजन करवाते हैं, देता है डायरेक्ट। मोनोसेकेराइड में क्या क्या बताए थे? देखो, ग्लूकोज फ्रुक्टोज ग्लैक्टोज, मतलब कि समझो ना कि दोनों मिलके एक ग्लूकोज फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज क्या हुआ? नहीं, मोनोसेकेराइड। और डाइसेकेराइड में क्या बताएं? जिसमें 2 माल्टोज सुक्रोज लैक्टोज, माल्टोज सुक्रोज लैक्टोज, ठीक है, ये क्या हुआ? डाइसेकेराइड। और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलके क्या बनाया बताए थे यहाँ? लैक्टोज। ग्लूकोज ग्लूकोज लैक्टोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज सुक्रोज, ठीक है। और पॉलीसेकेराइड जो 2 अणु से ज्यादा उसको स्टार्च, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ठीक है, ठीक है, दो बार बोल दिए। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज बराबर लैक्टोज। अक्टोज आ रहा है, ग्लैक्टोज लैक्टोज, गो हटा दो, लैक्टोज आ जाएगा, गो हटा दो, क्या। और पॉलीसेकेराइड में सबसे बड़ा अणु वाला होगा स्टार्च का, क्या बताएं? ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, एगो काइटिन भी होता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को क्या करता है? ऊर्जा। कंप्लीट हो गया। फिर से बताते हैं, कार्बोहाइड्रेट पूरा याद हो गया आप सबको? कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा। शरीर को ऊर्जा प्रदान का टोटल 40 तत्व आएगा, बताए ना, 40 तत्व। इसको 2 भाग बताएं, बृहद अणु, और लघु अणु। बृहद अणु में कौन कौन बताएं? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। हम सब अभी कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए, इसके बाद क्या पढ़ेंगे? वसा, वसा के बाद प्रोटीन। और इसके बाद सूक्ष्म अणु में बोले, सूक्ष्म अणु क्या बताएं? वैसा भोजन जो छोटा है, क्या क्या बताएं? विटामिन, जल, खनिज, खनिज लवण हो गया। कार्बोहाइड्रेट का शुद्ध बताओ? CH2 हो ऑलेन। और इसका अनुपात 1 अनुपात 1। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा तो 1:2, ठीक है। और वे की बताए कि इसका बृहद अणु का 2 प्रकार बताए थे, बताइए। बृहद अणु का 2 प्रकार, एगो मोनोसेकेराइड बताए थे जिसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट, और एगो बताए अति कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो और सिंपल कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेकेराइड था, और कॉम्प्लेक्स का क्या बताए थे? 3 गो, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। और मोनोसेकेराइड को क्या बोलते थे? उदाहरण, ग्लूकोज फ्रुक्टोज ग्लैक्टोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज ग्लैक्टोज। और डाइसेकेराइड का क्या क्या बताए थे? डाइसेकेराइड का माल्टोज सुक्रोज लैक्टोज, माल्टोज सुक्रोज लैक्टोज। हाँ, बना जो ना उसी को बोलेंगे। माल्टोज मिल करके बना, सुक्रोज भी है। पॉलीसेकेराइड का बड़ा वाला अणु 2 से ज्यादा बोले थे, क्या बोले थे? स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन हो गया, सेल्यूलोज। और कार्बोहाइड्रेट शरीर को क्या करता है? ऊर्जा। लेकिन 1 ग्राम में कितना कैलोरी ऊर्जा प्रदान करेगा? 4.2। 1 ग्राम में 4.2। प्रोटीन छोटा है, प्रोटीन ये पहले बताते हैं। प्रोटीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? बर्जिलियस। प्रोटीन शब्द का प्रयोग बर्जिलियस, ठीक है। कब किया था? 1838 में। प्रोटीन शब्द का प्रयोग बर्जिलियस 1838।
प्रोटीन किस तत्व का अनिवार्य यौगिक है? बॉडी नाइट्रोजन नाइट्रोजन। प्रोटीन नाइट्रोजन का अनिवार्य यौगिक है। भोजन में मौजूद प्रोटीन पचाने के उपरांत किस एसिड में परिवर्तित हो जाता है? पेप्टाइड एमिनो एसिड में। भोजन में मौजूद प्रोटीन को पचाने के उपरांत एमिनो एसिड। शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण किसके अम्ल के द्वारा होता है? एमिनो एसिड। बोलोगे प्रोटीन में कौन सा एसिड पाया जाता है? एमिनो एसिड। शरीर के लिए सभी प्रोटीन का निर्माण कुल कितना एमिनो एसिड मिलकर करता है? 20। शरीर 10 में अपने आप बनता है, 10 को शरीर निर्माण करता है। प्रोटीन का कार्य क्या है? प्रोटीन का शरीर का ऊतक का निर्माण करना। यह शरीर का निर्माण करता है, इसलिए इसे बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है इसको। ठीक है, कौन ब्लॉक? बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग BUILDING बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक। ऊर्जा की आपूर्ति करना प्रोटीन की कमी से कौन दो रोग होता है? क्वाशिकर और मरासमस। क्वाशिकर और मरासमस। 1 ग्राम प्रोटीन से कितना शरीर को कैलोरी होता है? 4.2। देखिए प्रोटीन बोले कार्बोहाइड्रेट दोनों में 4.2 हो जाएगा। प्रोटीन बोले कार्बोहाइड्रेट 4.2। ठीक है, फिर से बताते हैं। प्रोटीन के शब्द का प्रयोग किसने बोले थे? बर्जीलियस बोले थे 1838 में। आप प्रोटीन किस तत्व का अनिवार्य यौगिक बताएं? नाइट्रोजन बताएं। अब प्रोटीन शरीर के लिए कितना अमीनो अम्ल बनाता है? 20। 10 को शरीर में बनाता है, 10 को अपने आप बनता है। और इसमें बताए थे कि ऊर्जा की आपूर्ति करना प्रोटीन कमी से कौन कौन रोग बताए थे? मरासमस। 1 ग्राम प्रोटीन से शरीर को कितना बताए? कार्बोहाइड्रेट बोले या प्रोटीन, दोनों से 4.2। हाँ, वसा को 3 चीज बोलेंगे। वसा को फैट बोलेंगे, लिपिड बोलेंगे। ठीक है, वसा फैट लिपिड 3 वर्ड बोलेंगे। वसा फैट लिपिड। लिपिड शब्द का प्रयोग किसने किया था? वसा शब्द का ब्लोर। वसा शब्द का प्रयोग ब्लोर ब्लोर किया था 1943 में। लिपिड शब्द का प्रयोग ब्लोर ने 1943 में। भोजन में मौजूद वसा पाचन के उपरांत फैटी एसिड और ग्लाइकोरोल में टूट जाते हैं। ग्लाइकोरोल में जो कनिकाओं के पुनः व्यवस्थित होकर शरीर के फैट्स का निर्माण करता है। उतना नहीं पढ़ना है। फैट शरीर के महत्वपूर्ण अंग को सुरक्षा प्रदान करता है। वसा का काम क्या है? शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। इसके द्वारा कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली, केंद्रक द्रव, केंद्रक झिल्ली इत्यादि का निर्माण करता है। वसा क्या क्या निर्माण करता है? केंद्रक द्रव, केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव। फैट्स के द्वारा उष्मा का निर्माण होता है जो शरीर के तापमान का नियंत्रित करता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन करता है? वसा। वसा के लिए किस ऊतक का प्रयोग करते हैं? वसा में वसीय ऊतक या एडिपोज टिश्यू, वसामय ऊतक बोले उसको। वसा के लिए एडिपोज टिश्यू या वसामय ऊतक। वसा के लिए कितना मान होता है? 9.3 है। 9.3 या 9.2 दोनों देता है। 2.3 दोनों देता है। 9.23 2 दिया है इसमें। 1 ग्राम वसा में 9.2 कैलोरी दिया है। बोलेगा किससे प्राप्त होता है वसा? दूध, घी, मक्खन, बीज के तेल, नट्स भी में पाए जाते हैं। दूध, घी, मक्खन, बीज, तेल में क्या होता है? वसा। अब प्रोटीन किस में पाया जाएगा? मशरूम में, सोयाबीन में, दाल में। जो क्या होगा? प्रोटीन मूंगफली में। ठीक बोली। कुपोषण 2 प्रकार का होता है, अति पोषण और न्यून पोषण। अति पोषण और न्यून पोषण। मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, ये क्या? अति पोषण। मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह, ब्लड प्रेशर क्या? अति पोषण। न्यून पोषण बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशिकर और मरासमस होता है। क्वाशिकर और मरासमस किसमें होता है? बच्चा में। और बच्चों में प्रोटीन की कमी से। सूक्ष्म अणु में पढ़ेंगे हम सब। सूक्ष्म अणु में पढ़ेंगे छोटा बलाणु, बृहद बलाणु, सब कंप्लीट कर दिए। अब विटामिन पढ़ेंगे। विटामिन की खोज किसने किया? फांक ने। ठीक है, विटामिन की खोज फांक ने किया था। शेखर बर्जे पागल है सर। विटामिन की खोज किसने किया था? फांक ने किया था। ठीक है, जिसमें अमीन फांक ने इसे बीटाल एमीन कहकर संबोधित किया। विटामिन को किस कहकर? बीटाल एमीन। बीटाल एमीन संयुक्त रूप से विटामिन, मतलब कि फांक ने बीटाल एमीन कहकर संबोधित किया, जिससे संयुक्त रूप से विटामिन कहा गया। बीटाल एमीन को ही क्या गया? विटामिन कहा गया। विटामिन शरीर को ऊर्जा देता है कि नहीं देता है? नहीं, न ऊर्जा देता है, न निर्माण का भाग लेता है, लेकिन रोगों से रक्षा करता है। बीमारी से रक्षा करने का काम करता है विटामिन। देखो सेब खाओ रोज, जिसको कोई रोग नहीं है, कोई रोग नहीं होगा। देखो सेब खाना चाहिए। इसमें
आंवला हो, सबसे ज्यादा आंवला तो ज्यादा, लेकिन आंवला का ज्यादा दाम है उसका उपयोग होगा। अमला का एक पीस खाइए डेली। समझ गए ना। विटामिन शरीर में ना ऊर्जा देता है ना शरीर का निर्माण भाग, लेकिन बीमारी से सुरक्षा कौन करता है? विटामिन। विटामिन विटामिन रक्त, हार्मोन तथा नर्वस इम्पल्स तंत्रिका आवेग के निर्माण में मदद है। क्या क्या बताएं? रक्त, हार्मोन और तंत्रिका आवेग के निर्माण में मदद करता है विटामिन। यह भोजन में मौजूद अन्य सभी पोषक तत्व के कार्य में मदद करता है। डीएनए के निर्माण में भी मदद कौन करता है? विटामिन। विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? एडेक, ADEK, एडेक याद रखेंगे, ADEK वसा में। और जल में घुलनशील BC, जल में घुलनशील BC। विटामिन की कमी शरीर में एक प्रकार के कई रोग उत्पन्न होता है। विटामिन से क्या होता है? रोग होता है। अब विटामिन की कमी से होने वाला रोग को बोलते हैं ए विटामिनोसिस। विटामिन की कमी से होने वाला ए विटामिनोसिस। जब शरीर में एक ही साथ विटामिन की कमी हो जाए तो उसे बोलते हैं पॉलीविटामिनोसिस। एक साथ बहुत सारे विटामिन की कमी हो चुके तो क्या बोलेंगे? पॉलीविटामिनोसिस। एक साथ ज्यादा हो जाता है एक विटामिन कमी रहे तो विटामिनोसिस। विटामिनोसिस। बताए ना मेरे। विटामिनोसिस, पॉलीविटामिनोसिस। किसी पोषक तत्व का उपयोग कर बीमारी को ठीक करना फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। फोर्टिफिकेशन, किसी पोषक तत्व का उपयोग कर बीमारी को ठीक करना ही बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। कुछ विटामिन का निर्माण सहजीवी जीवाणु द्वारा बड़ी आंत के कोलन में होता है। पूछता है, बोलना है विटामिन के का निर्माण कहाँ होता है? तो कोलन में। हाँ, बड़ी आंत। और भी बोलेंगे सहजीवी जीवाणु वो होता है कोलन में। कौन कौन विटामिन होता है? B3, B6, B12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और K। मतलब कोलन में कौन कौन रहता है? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। याद हो गया, ट्रिकी हो गया ना। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और K। कोलन विटामिन में जीवाणु के कोलन में कौन पाया जाता है? बड़ी आंत के B3, B6, B12 और K। कुछ विटामिन हमारे शरीर में महीनों तक संचित रहता है। कौन सा विटामिन? A, C और B6 तीनों रहता है। महीनों तक संचित कौन होता है? AC और B6, AC और B6, AC और B6। रक्त स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? विटामिन K। रक्त स्कंदन के लिए विटामिन K। केला में किस विटामिन है? B से बनाना होता है ना, B से बनाना B। केला में B। A भी होता है, बहुत कम होता है, B ज्यादा होता है। विटामिन D की कमी से कौन सा बीमारी होता है? रिकेट्स, सूखा रोग भी। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? A। गाजर में A। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक, 5 से 5 पेंटोथेनिक, 5 पेंटोथेनिक, B6 पायरोडॉक्सिन, B6 पायरोडॉक्सिन, B7 बायोटिन, BH को भी बायोटिन बोलते हैं। विटामिन H को भी, विटामिन H को भी बायोटिन बोलते हैं। B9 या B11 फॉलिक एसिड, B9 या B11 फॉलिक एसिड। C का क्या बोलते हैं? अस्कर्बी विटामिन है। अस्कर्बी कम। इसको E300 किस विटामिन को कहते हैं? तो C को। मेरा NTPC में आया था। E300 किस विटामिन का नाम है? C को। और D का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और D2 का आर्गो कैल्सीफेरॉल। आर्गो स्क्वायर लग गया, समझो अर्ग आ गया, वर्ग। D2 का वर्ग आर्गो कैल्सीफेरॉल। D3 भी होता है, अभी नहीं याद आ रहा है कुछ, उससे बढ़कर रख लीजिएगा। D3 भी होता है, D2 D3 भी होता है। हाँ, D हो गया। अब क्या बचा? K बचा, K बचा, E बचा। E का क्या होता है? टेकोफेरॉल। E को टेकोफेरॉल। K बोलेगा तो फिलोक्विनोन। B12 छूट गया ना, साइनोकोबाल्मिन। B12 साइनोकोबाल धातु किस में पाया जाएगा? B12 में, साइनोकोबाल्मिन। समझ गए ना। आप पढ़ेंगे खनिज लवण। शरीर के महत्वपूर्ण अंग का निर्माण खनिज लवण द्वारा होता है। ब्लड, बोन, टीथ, नर्वस इम्पल्स और हार्मोन विटामिन के निर्माण में खनिज लवण का आवश्यकता होती है। खनिज लवण बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर में कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, क्लोरीन, मैग्नीशियम, सल्फर, आयोडीन, कोबाल्ट, लोहा इत्यादि खनिज तत्व लवण में पाए जाते हैं। क्या क्या बताएं? कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, क्लोरीन, मैग्नीशियम, सल्फर, आयोडीन, कोबाल्ट, फेरस। वैसा खनिज जिसकी आवश्यकता शरीर को प्रतिदिन 10 ग्राम से ज्यादा होते हैं उसको बोलेंगे मैक्रो
एलिमेंट्स, माइक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो हम्म, MACRO हाँ MACRO, मैक्रो एलिमेंट्स। जबकि कुछ खनिज के साथ बिल्कुल नगन होते हैं, उसे बोलते हैं माइक्रो एलिमेंट्स माइक्रो एलिमेंट्स, या ट्रेक एलिमेंट बोलेंगे, ट्रेक एलिमेंट। उसको बोलेंगे मैक्रो, इसको बोले माइक्रो। 10 ग्राम होगा तो उसको बोलेंगे मैक्रो, मैक्रो हाँ, नहीं होगा तो उसको बोलेंगे माइक्रो। मतलब कम हो गया, नहीं मतलब क्या कम माइक्रो कम अथी रे, शरीर को प्रतिदिन 10 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए। हार्मोन रे, खनिज, खनिज का 10 ग्राम ज्यादा हो तो मैं जल पढ़ेंगे। शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? जल। 70 से 75, 80 तक होता है, लेकिन 75 तक ऐसे बोलते हैं। जल भोजन को पाचन के लिए माध्यम का निर्माण करता है। पाचन नहीं बोलता खाना खा के, लेकिन खाना खा के तुरंत पानी बोला जाता है कि जहर के समान है, लेकिन कोई मानता नहीं है। जब तीत लगे ना थोड़ा खा लो, लेकिन आधा घंटा के बाद ही खाओ तो पानी पियो तो बढ़िया है। अगर प्यास भी लगे ना खाते समय तो गर्म पानी का यूज करो, आधा गिलास, हार्डली 1 गिलास खाते समय नहीं फायदा नहीं करता कर्ण भी जाना है तो हो गया। हार्डली बोल रहे तो जो नहीं ये मानेगा हम पीबे करबो, ढको जो वही करबो। तो गैस बनेगा नहीं तो ये चीज हम लगभग 99% जो है ना 1 घंटा बाद पानी पीते हैं, 1 घंटा बाद रोटी तो हार्ड कन्फर्म है। तो खाना पानी में हिल जाता है वो। खाना पानी, खाना खाओ पानी खाओ, फिर वो हिलने लगेगा, खाना से हिल हाँ, हिलने लगेगा। बच्चा हम खाते नहीं। हैं पूरी पानी पूरी पानी पूरी पानी खाना खाते समय पानी तो यूज ही नहीं करो। जल भोजन के पाचन के लिए माध्यम करना। जल के शरीर द्वारा के ताप को नियंत्रित करता है। शरीर के अंगों को मूवमेंट मतलब गति में लुब्रिकेंट मतलब स्नेह का कार्य करता है। गति और स्नेह का कार्य कौन करता है? जल। जल पाचन के उपरांत शरीर को किसी भी तरह की ऊर्जा प्रति नहीं, सिर्फ पाचन का काम करता है, ऊर्जा का काम नहीं करता है। अब पढ़ेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र। अब यहाँ से एकदम इंपॉर्टेंट है पाचन तंत्र। इसके अंतर्गत जो पढ़ेंगे हम सब, दांत पढ़ेंगे, जीभ पढ़ेंगे, लार ग्रंथि। पाचन तंत्र में क्या पढ़ेंगे? दांत, जीभ, लार ग्रंथि। दांत को इंग्लिश में बोलते हैं टीथ। दांत को क्या बोलेंगे? टीथ। दांत की बाहरी बनावट के आधार पर दांत 2 प्रकार का होता है। दांत 2 अलग अलग जंतु में पाया जाता है। वो ऐसा जंतु जिनके जबड़ों पर निकलने वाली सभी दांत एक ही प्रकार का होता है, उसको होमोडोंट बोलेंगे। एक ही प्रकार का बोलेंगे होमोडोंट। जैसे कि सांप, छिपकली, कछुआ, मछली सबका एक ही होता है। डायरेक्ट देता होमोडोंट का इनमें से कौन उदाहरण नहीं है? कौन कौन बताएं? सांप, छिपकली, कछुआ, मछली। सांप, छिपकली, कछुआ, मछली क्या? होमोडोंट। हेट्रोडोंट वैसा जंतु जिसके जबड़ों पर विभिन्न प्रकार के दांत निकलते हैं, इसको हेट्रोडोंट बोल देंगे। जैसे हम सब मनुष्य हो गया स्तनधारी, डायरेक्ट याद करो स्तनधारी। स्तनधारी में जो आएगा क्या बोलेंगे? हेट्रोडोंट। होमोडोंट में फिर से बताओ, सांप, छिपकली, कछुआ, मछली। सांप, छिपकली, कछुआ, मछली। हेट्रोडोंट में क्या बताएं? स्तनधारी। इसमें एक बार दंती, 2 बार दंती, बहुबार दंती। मतलब कि हेट्रोडोंट में 3 प्रकार का, एक बार दंती, 2 बार दंती, बहुबार दंती। मोनोफियोडोंट, डाइफियोडोंट, पॉलीफियोडोंट। मोनोफियोडोंट हो गया, डाइफियोडोंट हो गया और पॉलीफियोडोंट हो गया। मोनो मतलब एक बार दंती, उससे कनेक्ट कर लो रे। मोनो मतलब बोले थे ना, हाँ, डाई से नहीं आता, डाई हुआ था, डाई सेक्राइट, 2 बार दंती। वैसा दांत जो जबड़ों पर सिर्फ एक बार निकलते हैं, एक बार टूट जाने के बाद अगर दूसरे दांत नहीं जमते, उसको बोलेंगे मोनोफियोडोंट या प्रीमेनेट टीथ बोलते हैं, अस्थाई दांत बोलते हैं। मतलब कि बस ये सोच लो, एक बार हो और टूटने के बाद कभी ना हो, मोनो। अब मैंने प्रीमेनेट टीथ मतलब एक बार दंती बोलेंगे। अरे जो लास्ट में दांत होता है ना हम सबका, लास्ट में जो 20 होने के बाद होता है, उसको बोलते हैं अस्थाई दांत बोलते हैं। 20 दांत होता है, फिर 20 दांत टूट जाता है, बाद में क्या होता है? 32 नहीं होता है, तो वही अस्थाई दांत। उसको होने के बाद तो नहीं होता है, यहाँ से इधर होता है, समझ गया? अस्थाई दांत। अस्थाई दांत की संख्या मनुष्य में कितना है? 12। अस्थाई दांत की संख्या 12। 2 बार दंतु वैसा दांत जो जबड़ों पर 2 बार निकलते हैं, शुरुआत में निकलते वाले दांत टूट जाते हैं, उनकी जगह नए दांत पुनः निकल जाते हैं। शुरुआत में निकलने वाले दांत को दूध दांत बोलते हैं, मिल्क टीथ। ऐसे मिल्क टीथ की संख्या कितना है? 20। देखो बचपन में जन्मे 20 को हुआ, और फिर बच्चा से थोड़ा बड़ा हुआ, वो 20 दांत टूट गया तो उसको बोलेंगे 2 बार दंती, मिल्क, दूध का दांत। ठीक है, वैसा दांत जो जबड़ों पर बार बार निकलते हैं, जितने बार टूटते हैं उसके जगह पर दांत निकलते हैं, उसको बोलेंगे वो बार दंती। पॉलीफियोडोंट स्तनधारी सांप, मछली, मगरमच्छ को छोड़कर अन्य कशेरुकी जिसके
बैक में रीढ़ की हड्डी होती है के दांत। मनुष्य के में 32 दांत होते हैं, पूरे जीवन काल में 52। समझ में नहीं आया? देखो पहले बचपन हुए 20 गो दांत हुआ, और फिर 20 दांत हो गया 40, अब 12 को फिर अस्थायी दांत हो गया, 52 हो गया, 20 20 40 दांत होते कितना है? और निकलते हैं 52। पूरे जीवन काल में बोलेगा 52, बोलेगा मनुष्य में मुंह में दांत कितना होता है? 32। ये देखो दो जो दांत यहाँ दिखता है, इसको क्या बोलेंगे? कृंतक। कृंतक के बगल में देखना ऊंचा वाला रहता है, उसको रदनक बोले। ऊंचा वाला देखना है यहाँ वाला रदनक, और रदनक के बगल में बोलेंगे अग्र चवर्नक, थोड़ा चौवा ऐसा थोड़ा लगता है। अब बड़का चौवा बोलते हैं उसको चवर्नक बोलेंगे। तो फिर इसको क्या बोले? कृंतक। कृंतक के बाद रदनक, इसके बाद क्या? अग्र चवर्नक, और लास्ट में चवर्नक। ठीक है, सब समझाएंगे। दांत के प्रकार, कृंतक को बोलते हैं इंसीजर। कृंतक को क्या बोलेंगे? इंसीजर। इसको क्या बोलेंगे? इंसीजर। तो देखो इसमें 8 प्रकार का दांत हुआ। तो खाना को काटते हैं, काटना का काम किसका हुआ? कृंतक। इंसीजर को 2 चौके 8, 2 चौके 8। किसी भापकते हैं, कृंतक काम करते हैं। हाँ, तो खापकने वाला काम कृंतक। कृंतक मतलब काटना, इंसीजर काटना। रदनक उसके बगल में, इसको बोलते हैं केनाइन। केनाइन इसको 4, 1 चौके 4 नहीं, 1 चौके 4 कैसे पूरा? समझ में आ रहा है? एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, समझ गया ना? रदनक एगो यहाँ, एगो यहाँ हुआ, इसके बगल में इधर रहता है, इधरों बढ़ जाता है, इधरों बढ़ जाता है। फाड़ने का काम करता है। केनाइन मतलब चिड़ना फाड़ना। काटना अलग होता है, चिड़ना अलग होता है। अब मोलर, इसको 1 चौके 4। रदनक केनाइन बोलेंगे 4। अग्र चवर्नक बताओ? अग्र चवर्नक का 8 होता है। 8 गो, 2 चौके 8। देखो कृंतक और अग्र चवर्नक 8, कृंतक अग्र चवर्नक 8, कृंतक यहाँ वाला और यहाँ वाला 8, यहाँ वाला 8, कृंतक और अग्र चवर्नक 8। प्री मोलर बोलते हैं 8, प्री मोलर 8। चवर्नक जिसको मोलर बोलते हैं 3 चौके 12। मोलर सबसे ज्यादा 12, मोलर सबसे ज्यादा हुआ 12। देखो याद हो गया, मोलर 12, मोलर 12। हाँ, वैसे भी तो अपना दांत से कनेक्ट कर लेंगे। 21 23 नहीं समझती है, उसी बैठेंगे। चबाते हैं ना 12 को चबा सकते। 2123 बटे 2123 गुना 2, इसके मतलब नहीं समझते है ना? वही 2123 मतलब देखो क्या हुआ, 2 मतलब ये यहाँ कृंतक हुआ, और 4 को देता है 8 हो गया। अब देखो यहाँ 1 हो गया रदनक, इसका होता है 4, और 2 होता है क्या? अग्र चवर्नक, और फिर 3 होता है चवर्नक। तो फिर से याद करेंगे हम सब, कृंतक और अग्र चवर्नक 8, कृंतक अग्र चवर्नक 8, और रदनक बोलेगा 4, और कृंतक रदनक में कृंतक अग्र चवर्नक में रदनक जोड़ देंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा चवर्नक बन जाएगा। नहीं समझिए? कृंतक अगर चवर्नक बोले 8 बोले, और 4 में रदनक जोड़ेंगे तो 12 बनेगा, तो क्या होगा? मोलर। इसको बोलेंगे चवर्नक। प्री मोलर कितना हुआ? 8। प्री मोलर मोलर में कंफ्यूजन होता है। देखो व्यस्क का सूत्र होता है 2123 बटे 2123 गुना हुआ 2। 2123 बटे 2123 गुना 2। अब सूत्र बैठाइएगा, आ जाएगा। अब बच्चा में चाइल्ड में 2102 बटे 2102 गुना 2 10 आ जाएगा, कहीं उसमें चवर्नक नहीं होता। उसमें अगर चवर्नक नहीं होगा उसमें, नहीं चवर्नक नहीं होगा। 2 दूनी 4 वाला हाँ, 2 दूनी 4 हुआ, 1 5 और 2 हो गया, फिर हो गया 5 4 9 और 3 8। सूत्र 2102 बोले। हाँ 2102 उसमें बैठे 2102 बटे 2102 गुना 2 20 होगा बच्चा का। 2123 बोलेगा तो व्यस्क का। कैसे होगा पता दिए सूत्र से। 5 साल से कम उम्र में बच्चों में दांत कितना होता है? 20। 5 साल से कम में 20। बच्चों में प्री मोलर दांत नहीं होता। प्री मोलर अग्र चवर्नक तो बोलवेद के 0 2 के जगह हट जाता है। जब मुंह का पीएच मान कितना कम होता है दांत का सड़ना शुरू हो जाता है। 5.5 से कम सड़ना शुरू हो जाता है। लास्ट मोलर को अक्ल का दांत विजडम टीथ बोलते हैं। विजडम टीथ अक्ल का दांत कितने उम्र से निकलता है? 18 से 24। हम सबका निकल गया होगा ना, आया होगा दांत दर्द किया होगा कभी। किसी को आता है
ही नहीं है। नहीं सर, हाँ? किसी को नहीं आया हमको। मतलब कभी कभी पता ही नहीं चला होगा रे। नहीं चौवा हुआ यहाँ दर्द कर रहा होगा सही। किसी को आता है, किसी को नहीं भी आता। नहीं आता है। हमको तो इधर आया है। कब 24 साल के बाद 28-30 साल में आएगा। हाँ सर, और किसी किसी को 50 साल में होता है। कभी भी आ जाता है। और एक के बार में नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा। दर्द खूब करता है मासा। बोलता है ना कि सुई सब जब मुंह का पीएच मान 5.5 से हो तो दूध का दांत का सड़ना शुरू हो जाता है। किशोरावस्था में दांत की संख्या 28 होता है। किशोरावस्था में 28 और स्तनधारी में सर्वाधिक दांत घोड़ा और सुअर का होता है 44। स्तनधारी में सर्वाधिक घोड़ा और सुअर का 44। मैंने इसमें दांत कुल कितना बताया 52। 20-20 12। हाथी के दिखने वाले दांत को बोलते हैं टस्क। मेल एलिफेंट में होता है, मादा में नहीं। हाथी के दिखने वाला को टस्क। दांतों का रंग सफेद किसके कारण होता है? एनामेल। दांतों का रंग सफेद एनामेल, जो शरीर को सबसे कठोर है। मर जाएगा आदमी, गाड़ देगा, जला देगा, कुछ भी ना, तो दांत कभी नहीं सड़ेगा, दांत जलेगा भी नहीं। हाँ सर, मुंडा देखे थे ना तो दांतों का रंग सफेद होता है, एनामेल है। इसको रुवाइए कि एनामेल के अंदर वाले भाग को, एनामेल के अंदर वाला भाग को क्या बोलते हैं? डेंटाइन। एनामेल के अंदर वाला भाग को डेंटाइन है। तथा डेंटाइन के अंदर एक नली नुमा संरचना होती है जिसमें द्रव भरा रहता है। उसके द्रव को क्या बोलते हैं? पूछा था हमें, एलपी में पूछा था, पल्प बोलते हैं उसको। पल्प। एनामेल के अंदर वाले भाग को डेंटाइन बोलते हैं। और डेंटाइन के अंदर एक नली नुमा संरचना होती है जिसमें द्रव का भरा रहता है। उस द्रव को पल्प बोलते हैं। मतलब ऊपर वाला भाग एनामेल के कारण सफेद होता है। वो एनामेल फोड़ोगे उसको तो उसके अंदर मतलब कि द्रव्य टाइप से रहेगा, थोड़ा सा मतलब लिक्विड रहेगा, तो उसी को क्या बोलेंगे? पल्प। पल करेगा तो उससे पानी निकलेगा ना, याद रखना। दांत की जबड़े की मांसपेशी में स्थित होता है। इस मांसपेशी को शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी बोलते हैं। सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े का मांसपेशी है। जबड़े की हड्डी को मजबूत, सबसे मजबूत हड्डी मानते हैं। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े। कहा कि दांते में तो मजबूत रहबे करेगा, उसको एक मुंह को मार देगा तो कोई परवाह नहीं पड़ेगा। फ्लोरीन की कमी से दांत कमजोर होता है और टूटकर झड़ने लगता है, तो बोले दंत क्षय या फ्लोरोसिस बीमारी। फ्लोरीन की कमी से दांत कमजोर और टूटकर झड़ने लगता है, जिसको बोलेंगे दंत क्षय या फ्लोरोसिस। जीभ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जीभ को टंग। जीभ एक मांसल है जो पीछे वाले हिस्से के गर्दन से जुड़ी रहती है। गर्दन से जुड़े रहेगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से कनेक्ट रहता है। यहाँ से मतलब किसके पीछे समझे? काली में जीभ निकाल दोगे तो खाना खा पाएगा ना बोल पाएगा। इंसान खाना भी खाता है जीभ से और मतलब कि बोलता भी है जीभ से। टेस्ट लेता है। टेस्ट जीभ नहीं रहेगा तो पहले खाने नहीं खाओगे, टेस्ट कैसे ले लोगे? अब बोलोगे कैसे बिना जी का? कोई अगर बोका है तो उसका मतलब जी का जो है ना, जो बचपन से बोका हो ना, तो उसको सुधारा जा सकता है। वो जो है ना बढ़िया डॉक्टर के पास जा नहीं पाता है। एक आदमी का था मतलब कि 2 साल का बच्ची 3 साल का हो गया था, उससे देखा कि छोटका हो गया तो बोलने लगा, बड़का नहीं बोलने लगा। वो कलकत्ता ले गया ना, कलकत्ता ले गया, वहाँ थी ऑपरेशन किया, ठीक हो गया। अब तुम सोचो कि 15-20 साल के बाद कहीं तो बोकी बोकार रह जाएगा। ये सब ध्यान रखना। कोई अगर होगा तो 5 साल हार्डली बोला वो डॉक्टर कि 5 साल के अंदर में जो है हम ठीक कर देंगे। और जहाँ 15 साल 20 साल बुढ़िया के लेकर आया तो नहीं हो पाएगा। जीभ के ऊपरी सतह पर छोटी छोटी ग्रंथियां बजी से क्या बोलते हैं? स्वाद ग्रंथियां, टेस्टी बर्ड्स। छोटी छोटी ग्रंथियां बजी से क्या बोलते हैं? टेस्टी बर्ड्स, स्वाद ग्रंथियां। टेस्टी बर्ड्स द्वारा भोजन में मौजूद स्वाद का पता लगाया जाता है। मनुष्य में टेस्टी बर्ड्स की संख्या 8000 से 10,000 है। कहीं कहीं 5-6 दे देता है। 8000 से 10,000 है। स्वाद कलिका की संख्या कितना है? 8000 से 10। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है। वो किसके कारण? स्नायु संबंधी प्रक्रिया है। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, स्नायु। वो वाला नहीं होता है, इमली हुआ, अचार से ज्यादा। वो नवरात्रि करते थे, लेकर अचार खाता था गुस्सा पड़ जाता था। अचार नहीं खाओ, सब खा लो, दाल भात जितना खाना खा लो। गुपचुप थोड़ा जाता था तब थोड़ा आता था। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाना स्नायु संबंधी प्रक्रिया है। किसी भी प्रकार स्वाद के लिए जीभ उत्तरदायी है। किसी भी स्वाद के लिए हम सूंघने के लिए नाक। टेस्टी बर्ड्स कुल 4 प्रकार के स्वाद का पता लगा सकता है। 4 प्रकार का। मीठा भाग का पता आगे से लगता है, जैसे थोड़ा सा पिया बस मीठा से पता चल जाएगा। मीठा का पता, खट्टा और नमकीन का पता बीच से थोड़ा हट करके होता है।
साइड में ठीक है, साइड में बीच से थोड़ा हट कर, मतलब दोनों साइड। हाँ दोनों साइड में है। दोनों साइड में हो गया। तीखा था। और तीखा भाग पीछे वाला, सबसे पीछे एकदम जहाँ पर घोटा आ जाएगा। तीता यहाँ नहीं लगता है, जब भी देखना तीता होता मरचा खाओगे तो पीछे लगता है, नहीं समझे? हाँ सर। जहाँ ऊंचा ऊंचा जो रहता है देखो। देखो आगे वाला क्या बताए, मीठा, इसके बगल में खट्टा, इसका और फिर बीच में छोड़ दो, फिर इसके खट्टा नमकीन, वही हुआ। और लास्ट में क्या हुआ, तीखा। 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 फिर से यहाँ क्या हुआ, मीठा, मीठा, खट्टा, नमकीन, नमकीन, कड़वा। कड़वा। बस यहाँ लेके चल गए कान के पास। कड़वा को बोलते हैं तीखा, कड़वा को तीखा। जीभ की मध्य भाग किसी भी प्रकार का स्वाद पता लगने की क्षमता नहीं रहता है, अर्थात स्वादहीन बोलेंगे। टेस्टीलेस, टेस्टीलेस। जीभ के पीछे वाले हिस्से में एक मांसल उभरी संरचना होती है जिसे बोलते हैं टॉन्सिल। टॉन्सिल नहीं समझे, सीधे लटके लटका था। ये वाला लटकता लुरलुरी बोलते हैं उसको, गाँव भाषा में लुरलुरी बोलते हैं। खांसी होता है उसको दाब देता है। वो टॉन्सिल, जैसे ना खांसी उसी होता है तो वो बढ़ जाता है आदमी का। टॉन्सिल के द्वारा लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, पूछता है लिम्फोसाइट्स का निर्माण टॉन्सिल के कौन द्वारा। लिम्फोसाइट सर? नहीं दिया है, जो भोजन में मौजूद रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। लार ग्रंथियां मनुष्य में कितना जोड़ी पाया जाता है, ये भी पूछा। 3 जोड़ी। लार ग्रंथियां कितना ना 3 जोड़ी, जो जीभ के नीचे और जीभ और गाल के किनारे पाए जाते हैं। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है, बताते हैं। पैरोटिड ग्लैंड। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्लैंड है, जबकि सबसे छोटी लार ग्रंथि है सबलिंगुअल ग्लैंड। बड़का हो गया बड़ा क्या हुआ, पैरोटिड, और छोटा क्या हुआ, सबलिंगुअल ग्लैंड। इंग्लिश में अच्छा लगता है, हिंदी में उसका नाम अलग होगा। बायोलॉजी इंग्लिश से अच्छा लगता लार ग्रंथि द्वारा द्रव का स्राव होता है जिसे सलाइवा कहते हैं। इसका पीएच मान लार का 6.6 होता है, लार का पीएच 6.6। मतलब अम्लीय हुआ लार का पीएच 6.6 गलत दिया, 6.5 होता है। लार का पीएच मान 6.5। दूध का 6.4 हुआ, और दूध हो गए तो फिर गाय लार गिराता है 6.5, 4 के बाद 5। सलीवा लार में मौजूद पेटाइलिन एंजाइम मतलब अल्फा एमाइलेज भोजन में मौजूद स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। स्टार्च को माल्टोज में कौन बनता है, एमाइलेज। जो कार्बोहाइड्रेट पाचन मुंह में से शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है, मुंह में। भोजन का पाचन डायरेक्ट बोलेगा तो मुंह से। कभी कभी पैरोटिड ग्लैंड में विषाणु संक्रमण हो जाते हैं, जिससे लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है, उसको बोलते हैं गलसुआ नमक बीमारी होता है। नहीं समझे, मतलब कि जो खाना वाना खाते हैं पूरा एकदम अथी हो जाता है, तो लार ग्रंथि सूजन आ जाता है, रोग टाइप से होने लगता है, तो क्या हुआ? तो ममप गलसुआ नमक बीमारी हो जाएगा, विषाणु संक्रमण हो जाता है उससे। एक ही बार सब गलत सर जीवन में। अमाशय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कोई बताओ, पूछा था क्या बोले? अमाशय को क्या? बता रहे स्टोमक। स्टमक बोलेंगे, अमाशय को स्टमक। मूत्र सीवेटी के बाद कार्डियक फंडिक पेलोरिक 3 भाग। हाँ होते हैं स्टमक में। अमाशय में भोजन का तत्कालिक संग्रह और पाचन का कार्य। बोलेगा कि अमाशय में भोजन का तत्कालिक संग्रह का अमाशय। अमाशय समझो कि ऊपर का चमड़ा हटा दो, अंदर में अमाशय हुआ पूरे वाला। अमाशय में भोजन का तत्कालिक संग्रह और पाचन का कार्य होता है। अमाशय जहां से शुरू होता है वहां एक वल्व जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको बोलेंगे कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। कार्डियक बोला, अमाशय जहां से शुरू होती है, जहां एक बल्ब जैसी संरचना, उसके बोलेंगे कार्डियक। भोजन जहाँ रहता है फंडिक 4 घंटे। देखिए अभी यहाँ जैसे हो गया, नीचे वाला भाग को ग्रहणी उर्दू बोलेंगे, ठीक है। ऊपर यहाँ पे हो गया, इसको क्या बोलेंगे, ग्रसिका। ये वाला नली को क्या बोलेंगे, ग्रसिका। पतला वाला ग्रसिका, हाँ गला से जो होता है ग्रसिका। नीचे वाला होता है ग्रहणी उर्दू भाग होता है। और इसके बाद जठरगम, फंडस, जठर निर्गम इंग्लिश देता है। अमाशय आहार नली का सबसे चौड़ा भाग है। पूछता आहार नली का सबसे चौड़ा भाग क्या है, अमाशय। आगे बताइए, अमाशय को कितने भाग में विभाजित किया गया है, 3 भाग में। 3 भाग में हो गया, कार्डियक हो गया, फंडिक हो गया, पाइलोरिक। फिर से अमाशय कितने भाग दे देगा डायरेक्ट, एसएससीटी में देगा कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक किसका भाग है, अमाशय का। तो फिर से अब उसका डिटेल पढ़ेंगे। ऊपर वाला भाग जो हृदय के नजदीक होता है, ऊपर वाला भाग जो हृदय के नजदीक उसको बोलते हैं कार्डियक है। ऊपर वाला भाग जो हृदय के नजदीक होता है कार्डियक है। और बीच वाला भाग को बोलते हैं फंडिक। बीच में फंडिक, ऊपर में कार्डियक, बीच में फंडिक, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। फिर से ऊपर कार्डियक, पाइलोरिक। इंग्लिश से भी तो सी में सी आया,
एफ आया, पी आया, CFP, कार्डियक फंडिक पैलोरी। याद हो गया, इंग्लिश से कनेक्ट हुआ, CFP। CFP पढ़ते पढ़ते टिक्स बन जाता है क्या? अब कहीं से देखा तो मार दीजिएगा। अमाशय की दीवार एक चिपचिपा आवरण पाया जाए, जिसको क्या बोलेंगे? म्यूकोस मेम्बर्स, मेम्ब्रेन्स, म्यूकोस मेम्ब्रेन्स, म्यूकस, ये म्यूकोपॉड्स, म्यूकस हुआ। अमाशय की दीवार पर एक चिपचिपा आवरण है, इसको म्यूकस मेम्ब्रेन बोलेंगे। अमाशय की दीवार पर कुछ ग्रंथियां पाई जाए, जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर रस ग्रंथि। ग्लैंड को ग्रंथि बोलते हैं। जूस आएगा तब, जूस भी होता है ना, इसीलिए बोल दिए। उससे निकलेगा। जस्टर ग्रंथि द्वारा द्रव का स्राव होता है, जिसे बोलते हैं जठर रस। वही हुआ गैस्ट्रिक जूस। जूस मतलब रस हो गया, मतलब गन्ना का रस पीना मतलब जूस पीना, कोई का रस पीना मतलब जूस पीना। आदमी गन्ने के रस को जूस बोलता है, लेकिन कोई भी पियोगे तो हो जाएगा। गैस्ट्रिक जूस की मात्रा कितना से कितना पर डे होता है? 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन। गैस्ट्रिक जूस का पीएच में कितना होता 1.5 से 2.5 होता है गैस्ट्रिक। 1.5 से 2 हो गया, लीटर हो गया प्रतिदिन, और 1.5 से 2.5 हो गया। HCl यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसके द्वारा भोजन को पचाने के लिए अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। भोजन को पचाने के लिए अम्लीय माध्यम का निर्माण कौन करता है? HCl। HCl के कारण एंजाइम सक्रिय होता है, जिसके पाचन का क्रिया संपन्न होता है। HCl भोजन में मौजूद हानिकारक पदार्थ को नष्ट करने का कार्य करता है। भोजन में मौजूद हानिकारक पदार्थ को नष्ट करता है HCl। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेप्सिन एंजाइम क्या है? यह भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। प्रोटीन को पेप्टोन्स में कौन बदलता है? पेप्सिन। प्रोटीन को पेप्टोन में पेप्सिन। पी ने आ रहा है, देखो, प्रोटीन पेप्टोन्स पेप्सिन। यह सामान्य प्रोटीन का पाचन करता है कौन? पेप्सिन। दूध को पचाने वाला सहायक कौन है? रेनिन। दूध को पचाने में रेनिन। एक विशेष एंजाइम जो बच्चों में ज्यादा प्रकार का पाया जाता है, रेनिन। बच्चा में ज्यादा होगा, कहा कि बच्चा दूध है पीता है ना। इसके द्वारा दूध में मौजूद केसिन प्रोटीन को पारा केसिनेट में परिवर्तित करता है। ठीक है, केसिन प्रोटीन को पारा केसिनेट में परिवर्तित करते हैं। केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। दूध का रंग सफेद केसिन, और दूध को पचाने में रेनिन, और प्रोटीन को पेप्टोन से बोले पेप्सिन। दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन। दूध का रंग पीला कैरोटीन। कैरोटीन क्या है? प्रोटीन। बच्चों के लिए दूध को सर्वोत्तम आहार माना जाता है। बच्चा के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है? दूध। लेकिन आयरन और विटामिन सी नहीं होने के कारण इसे कंप्लीट फूड नहीं माना, मतलब पूर्ण आहार नहीं मान सकते हैं। आयरन और ज्यादा रहता ना, सी तो ज्यादा होता है, लेकिन दूध का कमी हो जाता है। कैल्शियम और क्या बोले सर? कैल्शियम नहीं बताया, कमी हो जाता कैल्शियम बताए रहे। आयरन और विटामिन सी। है। माँ का दूध बच्चों का सर्वोत्तम है, क्योंकि माँ के दूध में एंटीबॉडी प्रतिरक्षी पाया जाता है, जिससे रोगों को से सुरक्षा करता है। मिश्रित भोजन पूर्ण आहार की श्रेणी में आता है। कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा बचा है। अब छोटी आंत को बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग, जिसकी लंबाई 6 से 8 मीटर, कहीं कहीं देता है थोड़ा इधर उधर। छोटी आंत की लंबाई 6 से 8 मीटर है। अमाशय में पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन छोटी आंत में पड़ता है, मतलब खाना वाना जितना भी खा लिया, लास्ट में संपूर्ण प्रक्रिया कहाँ होगा? छोटी आंत में। खाना का लास्ट कहाँ होगा? छोटी आंत। संपूर्ण आहार नाल की लंबाई कितना मीटर होगा? 10 मीटर। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत, जिसकी लंबाई 6 से 8 मीटर। संपूर्ण आहार नाल लगा देगा 10 मीटर। संपूर्ण लगा 10 तक याद रखो ना लास्ट। पाचन संबंधी सबसे अधिक कार्य कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। जेजुनम, जेजुनम, इलियम डायरेक्ट देता है। बोलेगा कि अमाशय के बाद यू लाइक संरचना होता है। बोलेगा कौन सा, मतलब कि आंत का भाग यू का आकार का है? तो ड्यूडेनम, जिसमें यकृत तथा अग्नाशय खुलते हैं। यकृत अग्नाशय खुलते किसमें? ड्यूडेनम, जिसके द्वारा द्रव्य स्रावित होता है, जो द्रव्य को सक्रिय करता है, जिसको भोजन का पाचन होता है। द्रव का स्रावित और द्रव को सक्रिय, स्रावित और सक्रिय कौन करेगा? ड्यूडेनम, जिससे भोजन का पाचन होता है। जेजुनम, डेडोनम के आगे वाले भाग को जेजुनम बोलेंगे। डियोडेनम के आगे वाला भाग को जेजुनम। जेजुनम जो भोजन छोटी आंत के नीचे वाले हिस्से में
पहुंचने का अर्थ है। छोटी आंत को नीचे वाला भाग बोलेगा तो जेजुनम। जेजुनम में पाचन संबंधी कोई भी रासायनिक कार्य नहीं होता है। जेजुनम में पाचन का कार्य नहीं होता है। इलियम या छोटी आंत का सबसे निचला हिस्सा होता है जो कई घुमावदार नलियों के रूप में होता है। सबसे हो गया पहले हो गया मतलब ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, इलियम। कुछ नया तो याद कर लो कौन कौन होता है। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। नली रूप में कौन पाया जाएगा? इलियम। और पाचन संबंधी काम नहीं होगा जेजुनम। और द्रव्य वाला रहेगा लीवर अग्नाशय वाला होगा तो ड्यूडेनम। पेप्टोन्स को एमिनो एसिड में कौन बताया? इरेप्सिन। छोटी आंत में भोजन का पाचन संपन्न होने के बाद पचे हुए भोज्य पदार्थ को अवशोषित करने की एक छोटी आंत में मौजूद होता है, उसको क्या बोलेंगे? विल्ली। विल्ली इंग्लिश से पूरा कौन? पेप्टोन को एमिनो एसिड बोला तो पेप्टोन इरेप्सिन एमिनो एसिड में बदलता है, ऐसे दिया है। छोटी आंत में मौजूद भोजन का पाचन संपन्न होने के बाद पचे हुए भोज्य पदार्थ को अवशोषित, तो छोटा आंत में पच गया, अब पचने के बाद अवशोषित कौन करता है? बिल्ली। बिल्ली भी बोलता है किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। बिल्ली के कारण छोटी आंत के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होता है। पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि किसका? बिल्ली के कारण, जिससे अवशोषण कार्य आसानी से हो जाता है। विल्ली होता है, विल्ली, VILLI। फिर से आमाशय का बताइए, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग बताएं, इसकी लंबाई कहाँ से बताएं? 6 से 8 मीटर। और इसका कितना भाग होता है? 3 भाग। 3 भाग होता है कौन कौन? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। और ड्यूडेनम का में क्या बताएं? ड्यूडेनम में देखिए यकृत का और अग्नाशय का, यकृत अग्नाशय का बताएं। वहीं पर से जो है द्रव्य स्रावित करता है, जो द्रव्य को सक्रिय करता है। जेजुनम में छोटी आंत नीचे वाले हिस्से में पहुंचने का काम करता है, जो कि पाचन संबंधी काम नहीं होता है। इसमें इलियम में क्या होता है? नली रूप के में घुमावदार नली के रूप में कौन पाया जाता है? छोटी आंत। इसमें जानते हो छोटी आंत का चित्र ही ले दिया है, आमाशय का दे दिया, छोटी आंत, बड़ी आंत का दे दिया ये वाला। हमको तो याद आ रहा है। अब बड़ी आंत में भोजन का पाचन संबंधी कोई भी कार्य नहीं होता है। इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम का निर्माण नहीं होता है। बड़ी आंत का 3 भाग होता है, सीकम, कोलम, रेक्टम। कम कोलम रेक्टम को मलाशय बोलते हैं लोग, रेक्टम को मलाशय। बड़ी आंत के कितने भाग? सीकम, रेक्टम, मलाशय या कोलन। और इंग्लिश में उसका छोटी आंत का क्या बताएं? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। बस इतना रखो, इतने बहुत कम हो जाएगा। बड़ी आंत के कोलन वाले क्षेत्र में सजीवी विटामिन उधर बताए थे, किसको घुसा था? बड़ी आंत में कौन कौन बेटे हैं? कौन कौन बताए थे? बता। B3, B6, B12। हाँ, B3, B6, B12 और K। 3 14 12 कोलन में। रेक्टम वाले क्षेत्र से अनपचे भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है, जो जल का पाचन होता है। नहीं, उल्टी कभी आ जाता है, मतलब बिना पचले वाला खाना नहीं निकल जाता, चावल सहित आ जाता है। मुर्गा खाओगे तो मुर्गा, चावल खाओगे चावल, जो भी खाओगे आ जाएगा। जो नहीं खाते हो मुंह इधर उधर क्या करते हो? रेक्टम वाले क्षेत्र में अनपचे भोजन शरीर से बाहर निकल जाए, जो जल का पाचन होता है। पाचन तंत्र में पाचन ग्रंथियां का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो पाचन संबंधी कार्य करता है। पाचन ग्रंथियां मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, लीवर और अग्नाशय। लीवर को 3-4 नाम से जानते हैं। लीवर बोले, यकृत बोले, जिगर का टुकड़ा, जिगर भी बोलते हैं लीवर को। लीवर को जिगर भी बोलते हैं। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। इसका रंग लाल भूरा होता है, लीवर का रंग लाल भूरा। इसका वजन 1.5 से 2 kg। लीवर का वजन, यह गर्त के द्वारा 2 खंडों में बांटा जाता है, जिसमें दायां खंड बड़ा होता है। लीवर का दायां खंड सबसे बड़ा खंड। लीवर को जिगर के नाम से भी जानते हैं। लीवर को यकृत नीचे वाले हिस्से में एक नाशपाती नुमा थैली पाई जाती है, जिसको बोलते हैं पित्ताशय। लीवर के नीचे नाशपाती ऐसा आकार होगा, उसको क्या बोलेंगे? पित्ताशय। यकृत द्वारा पित्त का निर्माण किया जाता है, जो पित्ताशय में जमा होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होगा? निर्माण यकृत, और जमा होगा पित्ताशय। देखो एगो याद रखो, बाकी जितना चीज बोले यकृत मार दो। पित्त का जमा कहाँ होगा? पित्ताशय। निर्माण बोले, संग्रह बोले, कुछ भी बोले ना, यकृत मार देना। पित्त लवण या सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, जो फैट्स को तोड़ने का कार्य करता है। पित्त लवण, बाइल साल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सूत्र बताइए NaCO3।
हम सब में आया था मेरे टेक्नीशियन में कि मधुमक्खी के वो डंक में जो होता है कौन पाया जाता है, फर्मी का और मेरे को यही सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, वही सोडियम बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट होता है। हाँ सोडियम बाइकार्बोनेट पूछे थे हम, इसमें याद आ गया। सोडियम बाइकार्बोनेट उसका सूत्र NaCO3 सूत्र दे दिया था इंग्लिश में। NaCO3 फैट्स को तोड़ने का क्या करता है? पीत लवण या दो प्रकार है, पीला और हरा। पीत लवण का कलर कैसा होता है? पीत लवण है पीत वर्णक, पीत वर्णन का हरा और पीला। बिलिरुबिन का निर्माण आरबीसी के टूटने से होता है। आरबीसी के टूटने से क्या होता है? बिलिरुबिन, जिसे यकृत उपापचयी क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं। यकृत में संक्रमण हो जाने में बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म रुक जाता है, जिससे ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ने लगता है। परिणाम स्वरूप पसीना, यूरिन, शरीर के त्वचाग्रम पीला, जिसको बोलते हैं पीलिया, या गांव की भाषा में जोंडिस बोलते हैं। क्या रुक जाता है सर? सुना अच्छा से, सुने जोंडिस गांव में सुना है ना, पीलिया। आरबीसी क्या हो जाता है? पहले होता है यकृत में संक्रमण हो जाता है, वो संक्रमण हो जाएगा। यकृत में संक्रमण होने के बाद बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, ठीक है, बिलिरुबिन, जिससे ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है, ठीक है। परिणाम स्वरूप पसीना, यूरिन, शरीर के त्वचाग्रम पीला हो जाएगा, सब चीज पीला हो जाता है। यकृत ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन फाइब्रिनोजन का निर्माण, मतलब फाइब्रिनोजन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। फाइब्रिनोजन का निर्माण यकृत में। प्रोटीन के पाचन के उपरांत बनने वाला नाइट्रोजन यौगिक कौन है? अमोनिया। अमोनिया को मेटाबॉलिज्म भी करता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। यकृत NH3 को यूरिया में बदल देता है। यकृत NH3 को यूरिया में NH2CO NH2 बदल देता है, जो किडनी द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। यूरिन में एक तीक्ष्ण गंध होते, किसके कारण होता है? अमोनिया कारण। मतलब पेशाब जो करता है तो गंध नहीं आता, किसके कारण? अमोनिया कारण। किडनी के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। यूरिन में एक तीक्ष्ण गंध किसके कारण होता है? अमोनिया कारण। यकृत जहरीले पदार्थ को प्रभाव को समाप्त कर देता है। जहर वर जो खाते हैं तो किससे पता चलता है? यकृत से। बाद में डॉक्टर मतलब जांच लेता है यकृत से। फिर बाद में गोबर खिलाया जाता है। यकृत कुछ विटामिन को संचित करने का कार्य करता है। यकृत में वसा में कौन कौन घुलनशील से बताते हैं? ADEK। अब अग्नाशय, अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसको पैंक्रियाज भी बोलते हैं। अग्नाशय क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज। इसका वजन 60 से 90 ग्राम होता है। अग्नाशय का वजन कितना होता है? 60 से 90 ग्राम। एक मांस शरीर में पाया जाने वाला मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि वे क्योंकि अंतर भी है, बाहर भी है। वो है, लेकिन निर्माण किसका किसका होता है? तो हार्मोन का भी अंतःस्रावी बहिस्रावी, हार्मोन और किसका बोलता है? हार्मोन जो है ना, हार्मोन और ईरे, हाँ एंजाइम और हार्मोन। एंजाइम हार्मोन दोनों का स्राव करते हैं, इसलिए बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। ये मांस शरीर में पाया जाना मिश्रित ग्रंथि है। बोलेगा सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है, और सबसे बड़ी ग्रंथि बोलेगा यकृत। अभी दे देंगे 99% आदमी यहाँ का गलत मार दोगे। सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा आंतरिक अंग, जब पूरा बड़ा ग्रंथि, सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि ऊपर जो सबसे बड़ा अंग, सबसे बाहरी अंग कौन होता है? सबसे बड़ा हो गया गलत, यकृत होता है। बाहरी बोलेगा तो हो जाएगा अमाशय, त्वचा। आंतरिक पूछ रहे थे हम, मिस्टेक, आंतरिक हो जाएगा यकृत। सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन होगा? यकृत। और बाहरी बोलेगा त्वचा, और सबसे बड़ी ग्रंथि बोलेगा यकृत। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि बोलेगा अग्नाशय। लेकिन सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। देखें सारा क्वेश्चन बता दिए, लेकिन नहीं ध्यान दी, नहीं ध्यान दो, उनको क्या दिक्कत है? चलिए बताइए। अंतःस्रावी भाग पैंक्रियाज की अंतःस्रावी ग्रंथि को स्लेट्स इंग्रेहेंस कहा जाता है, बतना नहीं पढ़े हैं, लैंगरहेंस पढ़ेंगे। पैंक्रियाज के अंतःस्रावी ग्रंथि को लैंगरहेंस बोलेंगे, ठीक। पैंक्रियाज के अंतःस्रावी ग्रंथि को लैंगरहेंस। इसमें 3 प्रकार की कोशिका निकल। लैंगरहेंस में कितने प्रकार का? 3, अल्फा, बीटा, गामा। ये डायरेक्ट देता है अल्फा कोशिका से किस हार्मोन का निर्माण होता है? ग्लूकागोन। अल्फा ग्लूकागोन, अल्फा ग्लूकागोन। इंसुलिन से सब बीटा जानता है, इंसुलिन से बीटा। गामा से सोमेटोस्टेरिन, गामा से सोमेटोस्टेरिन, अल्फा से ग्लूकागोन, अल्फा से ग्लूकागोन। ये सब याद आ रहा है ग्रुप डी में, इतना अच्छा से कितना अच्छा से अभी पढ़ रहे हैं हम सब। ये है अंतःस्रावी ग्रंथि अग्नाशय का ही भाग है, ठीक है। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर 3 हो गया, अल्फा सेल और बीटा सेल और गामा सेल। अल्फा सेल में जो ग्लूकागोन हार्मोन का निर्माण होगा,
और बीटा में इंसुलिन का, और गामा में सोमेटोस्टेरोन। उससे जो मोटा पतला होता है। एक समान वयस्क मनुष्य में ग्लूकोज की मात्रा कितना मिलीग्राम होता है? ये भी क्वेश्चन सेम दिया था, बिहार पुलिस में दिया था। 80 से 120 मिलीग्राम, 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लड में, प्रति 100 ml ब्लड में 80 से 120, 100 ml बोलेगा तो 80 से 120। एक समान वयस्क मनुष्य में ग्लूकोज की मात्रा कितना होगा? 80 से 120। भोजन करने के बाद जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से ऊपर चली जाती है तो बीटा सेल द्वारा निर्मित इंसुलिन हार्मोन द्वारा ग्लूकोज को अतिरिक्त मात्रा में ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। यह ग्लाइकोजन लीवर में जमा होता है जिसके कारण ग्लूकोज की मात्रा समान हो जाती है। इसको बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया बोलते हैं। उतना लंबा नहीं पढ़ना है। इंसुलिन का निर्माण ग्लूकोज में किसके कारण होगा? ग्लाइकोजन के कारण। यही बोला। सोमेटोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण किसके द्वारा होगा? गामा से। ठीक है। कभी कभी इंसुलिन का निर्माण नहीं होने से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अस्थायी तौर पर बढ़ जाता है, जिसको क्या बोलेंगे? डायबिटीज या मधुमेह। मतलब इंसुलिन का निर्माण नहीं होने से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या होगा? बढ़ जाएगा। मधुमेह स्थिति रोगी को अनिद्रा, याददाश्त में कमी, अत्यधिक प्यास लगना, बार बार पेशाब जाना, अत्यधिक पसीना आना, कोई जख्म हो जाने पर जल्दी ठीक ना होना, ये सब होता है मधुमेह का बीमारी में। क्या क्या बताएं? अनिद्रा बोले, याददाश्त में बोले, अत्यधिक प्यास लगेगा, बार बार पेशाब करने जाएगा, अत्यधिक पसीना आएगा, और कोई जख्म होने से जल्दी ठीक ना होगा। विश्व में सर्वाधिक मधुमेह रोगी भारत में पाया जाएगा। सर्वाधिक मधुमेह रोगी भारत में, इसलिए भारत को मधुमेह देश की राजधानी बोलते हैं। मधुमेह देश की राजधानी भारत को। मधुमेह की जागरूकता के लिए विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। और राष्ट्रीय मधुमेह दिवस 27 जून। राष्ट्रीय मधुमेह दिवस 27 जून। किसकी आंत अन्य जीव की अपेक्षा सबसे लंबी होती है? खरगोश। किसकी आंत अन्य जीव की लंबा होता है? खरगोश। प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा पॉलीपेप्टाइड्स में परिवर्तित कौन करता है? ट्रिप्सिन। प्रोटीन को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में ट्रिप्सिन, पीपीटी। पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में ट्रिप्सिन। स्टार्च को माल्टोज में एमाइलेज, एसएमए। स्टार्च को माल्टोज में एमाइलेज। डायरेक्ट से में क्वेश्चन था, हिंदी में बोलता है मंड रे स्टार्च को। और वसा को वसी अम्ल में कौन होता है? ग्लिसरोल। एफ जी। एफ के बगल में क्या आता है? जी। एफ जी। सुनोगे तब ना तुम बड़ा ध्यान कहाँ है पता ही नहीं चलता है। वसा को वसी अम्ल में, मतलब फैट्स को फैटी एसिड में कौन बदलता है? तो ग्लिसरोल। ठीक है। इसको एफ। अब हो गया। मनुष्य के कार्य करने वाला व्यक्ति प्रतिदिन कितना कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 2200 से 3300। जबकि शारीरिक कार्य फिजिकल वर्क करने वाले व्यक्ति को 3000 से 4000। वही दौड़ने धूपने वाला बोल रहा है, ज्यादा चाहिए। चलो हो गया। अब रिवीजन, क्विक रिवीजन। स्वादिष्ट देखकर भोजन में पानी, मुंह से पानी आना किसके करना? स्नायु संबंधी प्रक्रिया। मानव में पित्त का स्राव कहाँ होता है? यकृत में। बाइल का स्रोत क्या है? बाइल का जिगर। हाँ। जानवर, किस जानवर की अपेक्षा अधिक लंबी आंत होती है? अभी तुरंत बताओ। खरगोश। खरगोश। दांतों का श्रवण शून्य होता है। मुंह का पीएच मान कितना से कम? 5.5 से कम। स्वाद का पता लगने वाले अभिग्राहक को क्या बोलेंगे? रसवेदी अभिग्राहक। कौन सा एंजाइम अग्नाशय दुरास्रावित होता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम का निर्माण अग्नाशय। लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। लेट याद रखो, लेट। LAT। लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन का निर्माण अग्नाशय। मानव शरीर में कौन सा आकार का सबसे बड़ा होता है? ग्रंथि समय बताओ। यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग? यकृत। किसका ऑक्सीकरण के समय में अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है? सब बताएं पीछे। 9.23 वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। मजा कितना आ रहा है, उधर पढ़ने के बाद मजा आ रहा है। एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन क्या है? फेरोमोन क्या, ये पूछा एनटीपीसी में। एक जाति के जानवर को बर्ताव पर प्रभाव डालना। एक ही जाति के जानवर जितना भी होगा वो बर्ताव पर प्रभाव डालेगा, उसको क्या बोलेंगे? फेरोमोन। मछली से प्राप्त लीवर में
किस तेल की किस विटामिन का समृद्ध होता है? डी। मछली बोले विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग आता है? स्कर्वी। विटामिन केला में किस विटामिन होता है? बी फॉर बनाना। बी फॉर उस विटामिन का नाम बताए जिसकी कमी से अत्यधिक खून बहने लगता है? के से काटना, के से जमना। प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी बताए? क्वासिकर और मारास्मस। रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? के। पेयजल आपूर्ति में केलिफॉर्म फॉर्म का उपस्थिति किसका पता चलता है? ये मानव के अपशिष्ट संदूषण से। अपशिष्ट मतलब खराब सब जो होता है मानव में, शरीर में, पेट में पाया जाता है ना, तो वही बोला उसका पता के लिए केलिफॉर्म पता चलेंगे। पाचन तंत्र में मौजूद रस में गैस्ट्रिक जूस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारा दंत वल्क एनामेल किसका बनाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। मेटाबॉलिज्म चयापचय संबंधित है किससे? शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रिया सरल अणु से जटिल अणु में उपापचय और अपचय दोनों। शरीर के किस भाग में पीतरस बाइल जूस का स्राव होता है? बताए तो यकृत में। कौन सा पित्ताशय में संग्रहित और संदृत होता है? पीत होता है। किसी व्यक्ति की पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र इंडोस्कोप। इंडोस्कोपी किस सिद्धांत में काम करता है? गुणांतरिक परावर्तन, TIR। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किससे मापा जाता है? कैलोरी में। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित और पुनः सृजित है, जिगर। मतलब इसमें क्या होता है? यकृत क्या हुआ कि पहले चेक जो किया गया ना, मूसा से चेक किया था, बताए तो याद है नहीं रे? मूसा से चेक किया, उसको काट दिया ना, फिर इसके बाद बढ़ गया वो नहीं, यकृत उसका चूहा पर टेस्टिंग किया गया, उसका यकृत को काटा, हाँ। बन गया फिर से। बताए थे, मतलब इसमें लुसेंट साइंस पढ़ के गए थे, बताए थे। तो पूछ काटा था, तो नहीं, यकृत से भी पता चला था, उसमें यकृत नहीं। डिओडेनम किस आंत का भाग है? छोटी है। एक मानव जीव में औसतन स्वाद कलिका कितना बताते हैं? 2000 से 8000। एक व्यस्क मनुष्य का पूरा पाचन तंत्र योनि यानी मुंह से गुदा तक का कितना मीटर लगा होता है? 10 मीटर। 9 मीटर दिया है। 9 अब 10 दोनों देके 9 करवा दिया है। ऑप्शन 1 क्वेश्चन दे दिया। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन आता है? अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन। समझ गए ना? अंदर जाता है इंजेक्शन। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्या बोले? कर्मानुकुंचन। सेम आया था ग्रुप डी में। भोजन नली की दीवारों को संकुचन और प्रसरण को कर्मानुकुंचन। आहार नली का भाग हो गया मुख, गुहिका, पित्ताशय, बड़ी आंत। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज। टाइलिन किस में पाया जाता है? लार में। एमाइलेज भी लार में। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है ग्लूकोज में। पित्त के कार्य को कहते हैं पायसीकरण। पित्त के कार्य को पायसीकरण। अग्नाशयी रस में मौजूद कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलता है? ट्रिप्सिन। अग्नाशय आ गया ट्रिप्सिन। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होता है वसा का पायसीकरण। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन है? HCl। भोजन की पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाला ऊर्जा में परिवर्तन किस ऊर्जा में पूछा है? रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में। अरे खाना खाते हो रसगुल्ला, फिर रसगुल्ले नहीं बन जाता है? रासायनिक को खाते हो रसगुल्ला, फिर ऊर्जा आ जाता है, ऊर्जा आ जाएगा। डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी और छोटी आंत की आवश्यकता होती है। किसको पचाएगा? शाकाहारी को छोटी आंत, लंबी आंत की आवश्यकता होती है। सेल्यूलोज। मानव भोजन और हवा के लिए समान मार्ग क्या है? ग्रसनी। ग्रसनली भी देता है, ध्यान रखना। भोजन और हवा के लिए ग्रसनी छोटका याद रखो। यकृत का कार्य पाचन का भी है, ध्यान रखिएगा। हाँ है। किसके मांसपेशी के लयभूत संकुचन के परिणामस्वरूप बच्चा पैदा होता है? गर्भाशय। गर्भाशय में मांसपेशी के लयबद्ध संकुचन के परिणामस्वरूप क्या होता है? बच्चा पैदा होता है। गले में किसके छल्ले मौजूद होता है? उपास्थि। गले में उपास्थि। लाल ग्रंथि में कौन सा एंजाइम बताया था वीरे? एमाइलेज। लाइसोजाइम भी होता है। सही बोल रही है, तुम्हारा बहुत ध्यान आ रहा है। मानव पाचन तंत्र में पित्त रस का स्राव कहाँ होता है? यकृत। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है? खूब पूछता है। ग्लूकोज इथेनॉल में जाइमेज। ग्लूकोज के इथेनॉल में जाइमेज। जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करता है कौन?
एंजाइम। रासायनिक प्रतिक्रिया को तेज करता है एंजाइम। एंजाइम की खोज किसने किया था? बर्जीलियस। किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? यूरिया का किसका काम है? यूरिया का निर्माण यकृत। अमोनिया का निर्माण यकृत। उसका भी दिया है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन है? ट्रिप्सिन। प्रोटीन का पाचन में ट्रिप्सिन। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन है? एमाइलेज। स्टार्च को जल अपघटन से एमाइलेज, ग्लूकोज बनाने वाला एमाइलेज। मतलब उसका पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होता है? आंत कहाँ से? छोटी आंत। छोटी आंत में बोले थे इसके नीचे क्या पाया जाता है जो कि अच्छा काम करता है उसको? नहीं, बिल्ली बोले थे। दुग्ध प्रोटीन को पचाने एंजाइम क्या बताते हैं? रेनिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? खूब पूछे क्वेश्चन, लेकिन कौन सा जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? अभी सब बताएं। यकृत। यकृत। पित्त का जमा कहाँ होता है? पित्ताशय। कौन परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? प्रोटीन को एमिनो एसिड। ट्रिप्सिन होता है प्रोटीन को एमिनो एसिड। पीएटी ने। मानव शरीर में पूंछ कौन सा संरचना में पूंछ कहाँ होता है? हृदयांत। बड़ी आंत। पूंछ बड़ी आंत। अरे बड़का है ना यहाँ पर, इसको समझे बड़ी आंत है। देखो ना, पूछ है ना, ये पूछ है ना, याद रख लो। क्षुद्रांत के 3 भाग होता है, शेषांत्र, मध्यांत, ग्रहणी। वही क्या क्या बताते हैं? जेजुनम, जिजियम, एलिम। डिडियम मतलब शेषांत्र हो गया, जेजुनम मतलब हो गया मध्यांत्र, और ग्रहणी मतलब राष्ट्र में क्या होता है? इलियम। आहार मानव शरीर में नए उत्तक का वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व है? पनीर। आहार मानव शरीर में नए उत्तक के लिए वृद्धि के लिए पनीर। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होता है? 40। 20 दूनी 40, 20 दांत 40, 20 करके 40 को आया। 20 दांत 2 बार आया, बस यही बोला। 20 दांत 2 बार आया। क्या करे? एक ही चैप्टर दे। परिसंचरण तंत्र थोड़ा बड़ा है, कल वाला इधर रिवीजन करवा देंगे 2-3 चैप्टर, ठीक है? कल एकदम पूरा छोटा दिए है, एक के पन्ने दे ये है। कल श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ तो ये करेगा, रे पौधा में श्वसन सब करेगा, इसमें सब पूरा फेफड़ा का काम आ जाएगा, सांस वाला पूरा कंप्लीट होगा। जो नया आ रहा है तो उसका छुटवे करेगा, ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।